डियर स्टूडेंट, 9th क्लास में सोशल साइंस के अंतर्गत 4 भाग होते हैं, 4 पोर्शन होते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स एवं इकोनॉमिक्स। मेरे द्वारा अर्थशास्त्र का अध्ययन कराया जाएगा। अर्थशास्त्र का जो मार्क्स के रूप में जो भाग है वह 25%। 100 मार्क्स में 25% 25 मार्क्स का जो पोर्शन है वह इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के रूप में मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। इस अर्थशास्त्र में आपके 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है पालनपुर गांव की कहानी। हमें पालनपुर गांव की कहानी के माध्यम के रूप में इस चैप्टर का अध्ययन कराया जाना है। लेकिन अभी आप एक नए विषय के रूप में आप अर्थशास्त्र का नाम आपके पास सामने आया है। इसके पहले एक विषय के रूप में आपने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा था। अब एक अर्थशास्त्र के रूप में आप एक का पोर्शन पढ़ना है। इसके पहले मैं अर्थशास्त्र का थोड़ा परिचय करवाऊंगा। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र वह विषय होता है जिसमें धन के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र वह विषय होता है जो धन से संबंधित होता है। अर्थशास्त्र विषय कब आया इसको भी आपको जानना जरूरी है। 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के रूप में अर्थशास्त्र के बारे में लिखा गया। 1776 में जो एडम स्मिथ ने इस शीर्षक में इस अर्थशास्त्र के धन के बारे में लिखा, तभी से एक विषय का उदय हुआ। इसीलिए अर्थशास्त्र का जनक, फादर हम किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र से संबंधित उन्होंने परिभाषा दिया। अर्थशास्त्र वह विषय है जो धन से संबंधित अध्ययन करता है। इसके बाद ढेर सारे अर्थशास्त्री आए, उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में अपनी अपनी परिभाषाएं दी। उसी में एक एडम स्मिथ के अलावा एक प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के बारे में एक परिभाषा दी। असीमित आवश्यकताएं एवं सीमित साधनों के बीच वैकल्पिक चयन का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। असीमित आवश्यकताएं अर्थात व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। इन दोनों के बीच साधन सीमित होने से हम क्या करते हैं? ऑप्शनल चॉइस, वैकल्पिक चयन करते हैं। इसी को हम अर्थशास्त्र के विषय में जानते हैं। तो यह तो आपके एक परिचय के रूप में रहा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, आपका क्या जवाब होगा? एडम स्मिथ। कब से इनको फादर के रूप में कहा जाता है? 1776। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थशास्त्र के बारे में सर्वप्रथम इन्होंने एक निबंध ऐसे लिखा था। उसका टाइटल, शीर्षक क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। शॉर्ट में इसे अक्सर हम लोग वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशन, धन का राष्ट्र से संबंधित बात आती है, इसको हम बोलते हैं। यह किसके द्वारा लिखा गया है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इसी पर अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंदर जिसके बारे में किसका अध्ययन किया जाता है? धन के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसे अर्थशास्त्र। इसी से आगे एक एडम स्मिथ, प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो परिभाषा दिया, अर्थशास्त्र वह विषय होता है जो व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। इन दोनों के बीच वैकल्पिक चयन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। लेकिन एक शब्द और मैं बताना चाहूँगा। आपने पढ़ा होगा
अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो आपने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य को बोलते हैं। कौटिल्य, जिसका एक दूसरा नाम है चाणक्य, और उनका एक बचपन का नाम और है जिसको बोलते थे विष्णुगुप्त। उन्होंने अर्थशास्त्र के रचयिता था, लेखक रूप में कहा जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि जब अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त हैं, तो इनको जनक, फादर क्यों नहीं कहा जाता है? तो आप इसमें से एक कंफ्यूजन निकाल लीजिए। अर्थशास्त्र जो लेखक थे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इन्होंने इसमें धन के बारे में नहीं लिखा था। इन्होंने राज प्रशासन, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसा होना चाहिए, राजकोष कैसा होना चाहिए, मंत्री का, मतलब उन्होंने राजनीति के बारे में इसमें अर्थशास्त्र में लिखा है। नाम जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन विषय जो था राजनीति विषय से संबंधित है, राज प्रशासन के विषय, इसीलिए इन्हें अर्थशास्त्र का जनक हम नहीं कहते हैं। इसलिए आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो नो डाउट कौन है? चाणक्य, या उनका दूसरा नाम है कौटिल्य, अब बचपन का क्या नाम था? विष्णुगुप्त। सही बात है, लेकिन क्या अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं? तो आप कहेंगे जनक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थशास्त्र के अंदर के बारे में, इसमें राज प्रशासन के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था, लिखा था, धन के बारे में अध्ययन नहीं किया। तो इसीलिए धन के बारे में सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया? एडम स्मिथ। कब किए? 1776। कौन सी पुस्तक थी? वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम धन के बारे में अध्ययन किया था। तभी से अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में क्या हुआ? उदय हुआ। अब क्लियर हो गया अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। कब से? 1776 से। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक शीर्षक का नाम क्या दिया था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके, क्लियर। अब रही बात अर्थशास्त्र विषय जो आपको पढ़ने, इसमें 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सबसे पहले पढ़ना है, जो आपका सिलेबस भी आया है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, पालमपुर गांव की कहानी। अब भारत एक गाँव का देश है, आप जानते हैं, आप लोग गांव में रहते भी हैं, जानते हैं। तो इसको एक गांव की कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि गांव का विकास कैसे किया जा सकता है। एक गांव का विकास जब होगा तब देश का विकास होगा, क्योंकि देश, भारत जो देश है वो कहा जाता है गाँवों का देश है। तो एक कहानी के माध्यम से, पालनपुर गांव की कहानी के माध्यम से ये समझाया गया है कि गांव का विकास कैसे हुआ। इस कहानी में यह बताया गया है कि पालनपुर गांव पहले एक पिछड़ा गांव था। कैसा गांव था? पिछड़ा गांव था। वहां पर आने जाने, बिजली की सुविधा, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ क्या था? न के बराबर नहीं था। और वह जो गांव सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि पालनपुर गांव को जोड़ा गया। किससे? सड़क से। सबसे पहले किससे जोड़ा गया? सड़क से जोड़ा गया। उस गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया, अर्थात आने जाने की क्या हो गई? सुविधा हो गई। फिर पालनपुर गांव में क्या हुआ? बिजली की सुविधा दे दी गई, लाइन जिसको बोलते हैं ना, ऊर्जा की सुविधा दी गई। ऊर्जा से क्या हुआ? उस गांव में क्या हुआ? प्रकाश हो गया उस गांव में। अच्छा, ये भी आपको मालूम कि गांव की जो मुख्य क्रिया होती है वो क्या है? कृषि होती है। तो कृषि में पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए बिजली आने से क्या हुआ कि पानी की सुविधा अर्थात नलकूप चलने लग गए, और लोग रात को भी प्रकाश में आप अधिक से अधिक लोग काम करने लग गए। तो इस कहानी में समझाया गया है, यह बताया गया है कि कैसे जो है एक गांव का विकास किया जा सकता है। सड़क की सुविधा देने से क्या क्या लाभ होंगे, उसी प्रकार से बिजली की सुविधा देने से क्या क्या
लाभ होंगे। जब ये सुविधाएं दी जाएगी तो एक गांव का कैसे डेवलपमेंट होता है। अगर ऐसे ही सुविधा पूरे भारत में कर दिया जाएगा तो भारत एक अच्छा सा विकसित राष्ट्र बनेगा। अब इसमें हम बताएंगे पालनपुर गांव की मुख्य क्रिया। पालनपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या थी? कृषि, क्योंकि पालनपुर एक गांव था और गांव की एक मुख्य क्रिया समानतः क्या होती है? कृषि होती है। तो अब आपसे क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट है कि क्रिया, मुख्य क्रिया कृषि है, लेकिन क्रिया में एक शब्द और आता है कि आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपसे कोई पूछे आर्थिक क्रिया क्या होती है और साथ में आर्थिक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया, ऐसा कार्य जिसमें काम करने से हमें क्या प्राप्त हो? धन की प्राप्ति हो, पैसे रुपए की प्राप्ति हो, ऐसे वर्क, ऐसे काम को हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया। क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। तो जो पालनपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या थी? कृषि थी। कृषि करने से भी हमें किसकी प्राप्ति होती है? धन की प्राप्ति। तो कृषि करना भी क्या है? एक एक क्या है? आर्थिक क्रिया है। एक होता है गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रिया का मतलब हो गया कि ऐसी क्रिया जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना नहीं है, कोई सामाजिक परोपकार करना, बिना पैसे से, बिना लिए दिए पैसे से काम करना, ऐसे को हम बोलते हैं गैर आर्थिक क्रिया। लेकिन अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता है? धन के बारे में। इसलिए हमें यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाती है? आर्थिक क्रिया। तो पालनपुर गांव में जो आर्थिक क्रिया क्या होती थी, वह मुख्य क्रिया क्या थी? खेती, खेती करना। अब क्या हुआ कि इस खेती करना, अब पालनपुर गांव में आर्थिक क्रिया तो होती थी, लेकिन खेती की होती, लेकिन खेती पर्याप्त अच्छे से नहीं हो पाती थी, क्योंकि गांव में शिक्षा की कमी थी, ऊर्जा की कमी थी, आने जाने की कमी थी, पानी में ढेर सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन पालनपुर गांव को क्या किया गया कि एक रायगंज और शाहगंज, एक रायगंज के माध्यम से शाहगंज एक छोटे कस्बे को जोड़ा गया, मतलब सड़क मार्ग से क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। अब क्या हुआ? पहले गांव के लोग उस शहर में, उस कस्बे में नहीं जा पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे गांव के लोग क्या करने लग गए? उस बाजार तक पहुंचना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। पहले अपने फसल को बेचने के लिए गांव नहीं आ जा पाते थे। क्यों? क्योंकि आने जाने का क्या नहीं था? सड़क मार्ग नहीं था। इसलिए वो लोग नहीं जा पाते थे और उनकी एक अच्छा सा बिक्री नहीं हो पाती थी। छोटे छोटे साहूकार बनी उस गांव में जाकर सस्ते भाव से खाद्यान्नों को खरीद लेते थे, जो कि किसानों का क्या होता था? शोषण होता था। लेकिन जब सबसे पहले क्या हुआ? उसको सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया। मुख्य मार्ग से जोड़ते हुए शाहगंज एक मार्केट से जोड़ा गया। जो शाहगंज में वस्तु किस रेट में बिक रही है, गांव का क्या क्या रेट है, अब आवागमन तेज हो गया, एक दूसरे की सूचनाएं आदान प्रदान होने लगी। अब देखिए, जब सड़क मार्ग हुआ, अब आप देखेंगे सड़क मार्ग से क्या फायदा हुआ। पहले लोग आ जा नहीं पाते थे, अब बताओ कि सड़क मार्ग से क्या हुआ कि लोग गाड़ी, गाड़ी जानते हैं ना, जिसमें टैक्सी, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर इत्यादि गांव के लोग लेने लग गए। क्यों? क्योंकि गांव की पैदावार को कहाँ ले जाने लगे बेचने के लिए? शाहगंज मार्केट में। रायगंज के माध्यम से कहाँ? शाहगंज मार्केट में। तो फिर फसलों के ले जाने के लिए कोई साधन चाहिए, इसलिए बैलगाड़ी, टैक्सी, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर टाली इत्यादि हो गए। जिसमें आपके सामने जो है इस बुक में आपको दिख रहा होगा कि सड़क है, एक अच्छी सी सड़क है जहाँ पे एक बैलगाड़ी, एक ट्रैक्टर टाली वो गांव से लेकर के कहाँ जा रहा है? बाजार की तरफ जा रहा है। बाजार कहाँ है? शाहगंज। तो आप देखेंगे उस गांव में कुछ साधन हो गए, परिवहन के क्या हो गए? साधन। अब परिवहन के साधन को कौन चलाएगा? परिवहन के साधन को कौन चलाएगा? तो देखेंगे उसी गांव के लोग चलाएंगे।
अच्छा, एक बात और है, आप पालनपुर गांव की थोड़ी देख लीजिए, जानना पड़ेगा कि वहाँ कितने लोग रहते थे, कौन से लोग थे। तो एक बात और है कि पालनपुर गांव में लगभग जो है ना 450 परिवार रहते थे। लेकिन ये भी आपने देखा होगा कि गांव में सभी परिवारों के पास समान भूमि नहीं होती है। कोई किसी के पास ढेर सारे बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, किसी के पास छोटा छोटा टुकड़ा होता है, किसी के पास ये भी होता है कि भूमि का टुकड़ा नहीं होता है। तो जिनके पास भूमि का टुकड़ा नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े काश्तकार हैं, जमींदार हैं, जो बड़े खेत वाले हैं, उनके खेतों में जाकर क्या लोग करते हैं, अपने जीविकोपार्जन चलाने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि 450 परिवार में 80 परिवार ऐसे थे जिनके पास भूमि का टुकड़ा क्या था, बड़ा था। ठीक है। और लोगों के पास कुछ ऐसे परिवार, जो और परिवार थे, जो उनके पास भूमि का टुकड़ा न के बराबर था। और कुछ ऐसे भी परिवार थे कि जो गरीब थे, अनुसूचित, सामान्यतः उस गांव में क्या थे, दलित वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग बड़ी संख्या में थे। एक तिहाई लोग जो है उस जनसंख्या में से दलित जाति के लोग थे, जो गरीब वर्ग में आते हैं। उनके पास भूमि के टुकड़े न के बराबर, इसीलिए वो लोग अपना जीविकोपार्जन करने के लिए ईंट भट्ठे या खेतों में क्या करते थे, काम करते थे। वो लोग, उनके पास हमेशा काम की क्या रहती थी, कमी। अब आप देखेंगे कि जब सड़क मार्ग से पालनपुर गांव जुड़ गया, तो कुछ परिवहन के साधन का विकास हुआ। परिवहन को साधन को चलाने के लिए कौन चाहिए, उस गांव के लोग उस पर चलाने लग गए, जो चलाने से भी उनकी एक आर्थिक क्रिया का सहारा मिल गया। अपनी रोजी रोटी उस परिवहन को चला करके भी लोग अपना जीविकोपार्जन करने लगे। तो आप देखेंगे सड़क के जुड़ाव से क्या हुआ, परिवहन का साधन हो गया। एक फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब परिवहन को कौन चलाएगा, लोग चलाएंगे। तो लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, मिला। फिर इसी प्रकार से मार्केट से कोई सामान गांव में लेके जाना, तो वही परिवहन के साधन मार्केट से फिर कहाँ लेके चले जाते थे, गांव में। कहाँ पर, पालनपुर। तो आप देखेंगे इन लोगों को एक रोजगार मिल गया, और आसानी से वस्तुओं का ले जाना, ले आना क्या हो गया, आसान हो गया। और लोगों का आना जाना भी क्या हो गया, आसान हो गया। इसलिए सड़क मार्ग से आप देखेंगे कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, लोगों का आना जाना और एक सहायक आर्थिक क्रिया का विकास हो गया। ठीक है। लेकिन अब उसी गांव में सड़क बिजली से भी जोड़ दिया गया। अब बिजली से क्या होगा, बिजली में से क्या हुआ कि वहाँ के जो नलकूप थे वो बिजली से कनेक्ट हो गए, और ढेर सारे उस गांव में पानी नलकूप के माध्यम से बाहर निकलने लग गए। और लोग वही पानी का उपयोग कहाँ करने लग गए, अपने खेती के लिए, सिंचाई के लिए। और वहाँ पर पैदावार भी अचानक क्या हो गई, बढ़ गई। और उस पैदावार के बढ़ने से उस गांव के लोगों की आर्थिक क्रिया मजबूत हुई, और वह मुनाफा कमाने लग गए। और वही अनाज, वही फसल परिवहन के माध्यम से कहाँ जाने लगा, कहाँ जाने लगा, मार्केट में। तो आप देखेंगे कि पानी की सुविधा होने से गांव का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ बिजली ऊर्जा यानी बिजली की क्या हो गई, सुविधा हो गई। सुविधा होने से क्या हुआ, उस गांव में एक प्रकाश की व्यवस्था हो गई, फिर पानी की अच्छी सी व्यवस्था हो गई, नलकूप चलने लगे। यहाँ ही नहीं, उस पालनपुर गांव में अस्पताल भी खुल गया। और यहाँ तक कि वहाँ कोई कंप्यूटर केंद्र खुल गया। विद्यार्थी वहाँ जो कुछ नहीं सीख सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे, वह विद्यार्थी क्या होने लगे, कंप्यूटर केंद्र पर जा कर के विद्यालय में जा, विद्यालय खुल गए और वहाँ पर जाके पढ़ाई करने लगे। तो आप देखेंगे कि सड़क और बिजली की सुविधा होने से क्या हुआ कि पालनपुर गांव का काफ़ी डेवलपमेंट है। इस पालनपुर गांव में जो आपको पढ़ाया जाएगा, वन बाय वन ऐसे ही बातें बताकर पूरा बताया जाएगा कि ये गांव में किस प्रकार से विकास होता है। और उसमें अभी हम शुरुआती एक बताया कि सड़क और बिजली से क्या क्या फायदा हुआ, और कितने परिवार रहते हैं, किन परिवार के पास भूमि नहीं, उनको भी देखे एक सहायक रूप में काम मिला। इसी प्रकार से अब आप देखेंगे कि पालनपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं,
गैर कृषि क्रियाएं भी होने लगी। गैर कृषि का मतलब जो मुख्य क्रिया तो कृषि थी, लेकिन गैर कृषि की क्रिया क्या हो गई कि परिवहन के साधन हो गए। यहाँ तक गांव में दुकानें भी खुल गई, दुकानदारी खुल गई। इसी प्रकार से लघु कोई छोटा मोटा जैसे उद्योग खुल गया, उसमें लोग काम करने लग गए। तो आप देखेंगे कि मुख्य क्रिया के अलावा ढेर सारे गैर कृषि क्रिया के में रोजगार का क्या हो गया, सृजन हो गया। अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि पालनपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं क्या क्या थी, तो आप देखें कृषि के अलावा क्या क्या थे। तो लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी इत्यादि, ये सब क्या हो गए, वहाँ पर डेवलपमेंट हो गया। किसमें, उस गांव में इसका विकास हो गया। इससे क्या फायदा हुआ, लोगों को रोजगार मिल गया, ये भी लोग पैसा कमाने लग गए। तो इस कहानी में हम इसी के माध्यम से वन बाय वन समझाएंगे। अभी हमने देखा कि बिजली सड़क के फायदा होने से वहाँ की खेती की पैदावार बढ़ गई, साथ ही साथ गैर कृषि क्रियाओं का भी विकास हो गया। अब आपको यह जो पढ़ाया जा रहा है, जो जिसमें जो आपको सामने ये किताब दिख रही है, अब इसमें आपको मेरे द्वारा कुछ होमवर्क दिए जाएंगे। आप इसको एक कॉपी बना लेना और जो भी क्वेश्चन होगा इसको पढ़ते भी रहना। हमारा भी हमारा भी लेक्चर सुनते रहना, इसको समझना है और अपनी कॉपी में लिखते जाना है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन। पहले लिखे कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, गैर आर्थिक क्रिया से क्या तात्पर्य होता है। लेकिन इसके पहले मेरा एक क्वेश्चन ये भी लिख लीजिएगा कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता। पहला क्वेश्चन, ये अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, एडम स्मिथ। ये आपको क्वेश्चन लिखना है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, कब से कहते हैं, क्यों कहते हैं। एक और अर्थशास्त्र की एक परिभाषा लिखिए, कोई चाहे प्रोफेसर रॉबिन्स की या प्रोफेसर एडम स्मिथ की, आपको परिभाषा लिख देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गैर आर्थिक क्रिया से क्या तात्पर्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन, पालनपुर गांव में कितने परिवार रहते थे और उस परिवार में भूमि का वितरण किस प्रकार था। और लास्ट क्वेश्चन, पालनपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं क्या क्या थीं। बस इसी के बाद इसी से साथ अपना चैप्टर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।